नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल परफेक्शन आईएएस में। स्पेशल बिहार की कक्षाएं शुरू हो चुकी है। आज हम लोग बात करेंगे सेकेंड क्लास, जो कि एमसीक्यू के फॉर्मेट में पूरी तरीके से कराई जाएगी। पहला प्रश्न है, 1937 में प्रथम चुनाव के बाद बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? उनका नाम था मोहम्मद यूनिस। 1937 में प्रांतों में देखिए चुनाव हुआ था, लगभग 11 प्रांतों में चुनाव हुआ था। अब जो भी यहाँ पे सरकार बनती, प्रांतीय सरकार के मुखिया के रूप में उनको स्टेबलाइज किया जाता और उन्हीं को यहाँ पे प्रधानमंत्री के रूप में भी जाना जाता। तो कन्फ्यूजन नहीं करना है, बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री। ऐसा लगेगा कि पहले ऐसा नहीं होता था, ध्यान रखिएगा, प्रांतीय सरकार के मुखिया को ही प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता था। जब भारत आज़ाद हो गया 1947 में, उसके बाद जब बिहार में चुनाव हुआ तो प्रथम जो मुख्यमंत्री के रूप में बनाया गया डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। तो इसका नाम भी आपको ध्यान रखना है। बिहार के किस जिले में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री स्थित है? यह मधेपुरा में है और इसको किया जा रहा है, फ्रांस की एक कंपनी है। इस कंपनी का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, एल्स्टॉम SA। यही ध्यान रखिएगा, ज्वाइंट वेंचर के रूप में मधेपुरा में जो बैठाया गया है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री ज्वाइंट वेंचर के रूप में स्टेबलाइज किया गया है। इसके रख रखाव के लिए भारत में 2 और जगहों को चिन्हित किया गया है डिपो के रूप में। एक तो उत्तर प्रदेश में सहारनपुर को और दूसरा महाराष्ट्र में नागपुर को। स्वर्ण भूमि का शासक जिसने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना की और देवपाल से उसके रख रखाव के लिए 5 गांव देने के लिए अपने राजदूत के माध्यम से अनुरोध किया था, उस शासक का नाम क्या है? बहुत ही फेमस शासक है शैलेंद्र वंश का, जिसका नाम है बालपुत्र देव। ध्यान रखिएगा, बालपुत्र देव। माना जाता है कि यह बौद्ध धर्म के बहुत बड़े रक्षक के रूप में मौजूद था और आगे चल के इसके द्वारा राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष को इसने पराजित भी किया था। अमोघ वर्ष को इसने पराजित भी किया था। भारत में बिहार कब अलग प्रांत बना? तो जैसा कि आपको पता है कि पहले बंगाल में ही बिहार हो गया, उड़ीसा होगा, सब इसमें कंबाइंड था। लेकिन 1912 में क्या हुआ है, तो देखिए बंगाल से बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र यहाँ पे अलग हो गया। बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र अलग हो गया है। यही जो डेट है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ये अलग हुआ 1 अप्रैल 1912 को। आगे चल के 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा भी बिहार से पूरी तरीके से सेपरेट हो गया। जैसे कि इस मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ये मैप है, देखिए बिहार और उड़ीसा का, जब ये अलग होके एक प्रांत बना हुआ था 1912 में। और यही जो उड़ीसा का क्षेत्र है आगे चल के ये भी पूरी तरीके से सेपरेट हो गया 1 अप्रैल 1936 को। किस प्रांत की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के लिए राजी करने के लिए एक उपकरण के रूप में शराब पीने वाले प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रकाशित की? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा उड़ीसा सरकार के द्वारा और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। अब देखिए इस समय हुआ क्या था, तो असहयोग आंदोलन के द्वारा जब पूरी तरीके से असहयोग नीति को अपनाई जा रही थी, विदेशी वस्तुओं का जब पूरी तरीके से बहिष्कार किया जा रहा था, तो उस समय देखिए सरकारी राजस्व में बहुत अधिक यहाँ पे कमी आई थी। ब्रिटिश सरकार के खजाने में बहुत यहाँ पे कमी हो गई थी राशि के लिए, ठीक है। तो इसीलिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा राजस्व की वसूली के लिए अधिक से अधिक शराब बेचने पे फोकस किया गया उड़ीसा और यहाँ पे बिहार में। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा और बिहार में। और एडवर्टाइजमेंट का जो तरीका था अंग्रेजी शासन के द्वारा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि जैसे इसमें बहुत सारे जो यूरोप के महापुरुष जो लोग रह चुका है, शराब पीते दिखाया गया। मूसा का बहुत फेमस नाम, मूसा, सिकंदर, जूलियस सीजर, नेपोलियन, शेक्सपियर, बिस्मार्क का, और ऐसे करके लोगों को मोटिवेट किया जाता था कि भाई सारे लोग जो अल्कोहल का कंजप्शन अधिक से अधिक करें ताकि उनका जो राजस्व है पूरी तरीके से बढ़ सके। निम्नलिखित में से किस जिले में धारवाड़ भूवैज्ञानिक संरचना है? धारवाड़ भूवैज्ञानिक संरचना है। तो इसमें आपको समझना होगा इस मैप के माध्यम से। देखिए ये वाला जो इलाका है ये है विंध्यन रेंज का इलाका है, देख रहे हैं यहाँ पे, इधर औरंगाबाद साइड, इधर ये विंध्यन रोहतास वगैरह है, और जमुई बांका साइड है इधर धारवाड़ वाली संरचना। चूँकि ये विंध्यन रेंज आपको ध्यान होगा, ठीक है, जो
मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से बीचों बीच जो सीधे निकलती हुई आएगी वो बिहार के, ध्यान रखिएगा, इधर जो क्षेत्र है दक्षिण पश्चिम के क्षेत्रों की तरफ आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो इसीलिए इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए एक रोहतास भी दिया हुआ है, तो रोहतास तो बिल्कुल यहाँ पे नहीं होगा, बाकी मुंगेर होगा, जमुई होगा, इसके अलावा यहाँ पे नवादा भी हो जाएगा। ये सारे के सारे, ठीक है, ये धारवाड़ भूवैज्ञानिक संरचनाएं हैं। रोहतास हो जाएगा ये आपका, ठीक है, विंध्यन क्रम की चट्टानें। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना कारखाना कब, किस वर्ष यहाँ पे स्थापित किया? तो डच कंपनी के द्वारा 1632 में पटना में कारखाने की स्थापना की गई, जिसका बहुत बड़ा जो उद्देश्य था डचों के द्वारा, जैसे कि सोरा हो गया, एक बारूद के रूप में प्रयोग किया जाता था सोरा का। इसके अलावा खदान, इतना बड़ा जो गैंगेटिक प्लेन वाला एरिया है बिहार का, कपास, वस्त्र आदि चीज़ों के लालसा की वजह से डचों ने बिहार में कारखाना स्थापित किया था। बिहार में सर्वप्रथम महापाषाण स्थल किस स्थान पर पाया गया? महापाषाण स्थल कैमूर की पहाड़ियों में आपको देखने के लिए मिल जाएगी ये स्थल, लगभग रोहतास के क्षेत्रों की तरफ, जो कि कैमूर की पहाड़ियाँ उधर भी फैली हुई है। लगभग यहाँ पे माना जाता है कि 2018 के आसपास कैमूर की पहाड़ियों पर 6 महापाषाणिक स्थल पाया गया, और जो खोजने का जो श्रेय इसको दिया जाता है डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी को एक खोजने का श्रेय दिया जाता है। तो इनका नाम पूछा जा सकता है बीपीएससी के द्वारा। बिहार के किन किन जिलों में आर्द्र पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है? आर्द्र पर्णपाती वनस्पति, इसका जो कंडीशन है, देखिए सबसे तो इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि वार्षिक जो वर्षा है यहाँ पे 120 सेंटीमीटर से यहाँ पे कम होना चाहिए। 120 सेंटीमीटर से, ध्यान रखिएगा, कम होना चाहिए। अब ऐसे में क्या होगा, तो बहुत अधिक घना जंगल नहीं होगा। जब घना जंगल नहीं होगा, मौसम अच्छा करेगा, तो वहाँ कृषि भी किया जा सकता है। इम्पोर्टेंट अगर वृक्ष की बात करें तो जैसे इसमें साल हो गया, साल के अलावा बांस, शीशम, महुआ, ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट जो वृक्ष होते हैं यहाँ पे पाए जाते हैं आर्द्र पर्णपाती, ठीक है, वनों के अंतर्गत। अब इसमें देखिए अगर जियोग्राफिकल लोकेशन से देखेंगे तो इसमें जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है, ए, जैसे कि रक्सौल है, पूर्णिया है और अररिया जिला, यहाँ पे आपको बहुतायत मात्रा में आर्द्र पर्णपाती वन देखने को मिल जाएगी। परमान डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? अब देखिए डॉल्फिन रिसर्च केंद्रों को लेकर पटना में भी बहुत, ठीक है, चर्चा में है, लेकिन यहाँ पे परमान डॉल्फिन की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो, ठीक है, अभयारण्य जो है बिहार के, ये आपको मिल जाएगा अररिया ज़िले में, आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अररिया ज़िले में कुछ नदियाँ हैं जैसे कि पनार नदी, इसके अलावा भलुआ नदी, लोहंद्रा नदी, यहाँ इन क्षेत्रों में भी आपको, ठीक है, कुछ मात्रा में डॉल्फिन इन नदियों में, ठीक है, घूमते फिरते, ठीक है, आपको दिखाई दे देंगे, ठीक है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, पन्नार, भलुआ और लोहंदर नदी जहाँ पे डॉल्फिन पाए जाते हैं। एशिया का जो पहला जो डॉल्फिन रिसर्च जो सेंटर खोला जा रहा है, पटना विश्वविद्यालय के परिसर में माना जा रहा है कि खोला जा रहा है। वहीं पे आपको गंगा के किनारे, ठीक है, देखने के लिए मिल जाएगा। एक अनुसंधान केंद्र के रूप में खोला जा रहा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में खोला जा रहा है। विक्रमशिला महाबिहार की स्थापना किस वंश के शासक के द्वारा की गई थी? विक्रमशिला महाबिहार की स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट शासक का नाम है पाल वंश, ध्यान रखिएगा। पाल वंश के अंतर्गत एक शासक का नाम है जिसका नाम है धर्मपाल, ध्यान रखिएगा, धर्मपाल। इसी शासक के द्वारा विक्रमशिला महाबिहार की यहाँ पे स्थापना की गई थी। पाल वंश की बात करें तो देखिए इसकी जो स्थापना किया गया था पाल वंश की, एक शासक का नाम है गोपाल, ठीक है, गोपाल। लेकिन पाल वंश आगे चल के कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष में उलझ गया, जिसमें पाल का प्रतिनिधित्व कर रहा था धर्मपाल, ठीक है। तो इसमें देख पा रहे हैं यहाँ पे पाल इधर बंगाल के तरफ, इधर गुर्जर प्रतिहार हो गया लगभग, ठीक है, राजस्थान की तरफ, और दक्षिण में हो जाएगा राष्ट्रकूट। इसी कन्नौज को लेकर हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद त्रिपक्षीय संघर्ष यहाँ से शुरू हो गया और तीनों आपस में लड़ते मरते, ठीक है, माने तीनों की स्थिति लगभग बहुत यहाँ पे खराब हो गई। इसीलिए माना जाता है कि देखिए पाल वंश का सबसे बड़ा जो कह सकते हैं पतन का कारण में से एक है ये त्रिपक्षीय संघर्ष। आधुनिक बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित है? ध्यान रखिएगा, अंग महाजनपद स्थित है।
तो देखिए अलग अलग, जैसे कि 16 महाजनपदों में अगर देखा जाए तो 3 जो जनपद है आपको बिहार से देखने के लिए मिल जाएगी, अंग, वज्जी, इसके अलावा मगध जनपद। अब वर्तमान में जो जगह है, ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है। जैसे पूछ लिया अंग, ठीक है, अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा, चंपा। अब वर्तमान में जो क्षेत्र है, जैसे कि भागलपुर और मुंगेर का जो क्षेत्र है, यही अंग के क्षेत्र के अंतर्गत है, अंग, ठीक है, उस समय अंग इसको बोला जाता था। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है यहाँ पे, वज्जी, वज्जी, ठीक है, महाजनपद, जिसकी राजधानी वैशाली हुआ करती थी, वैशाली हुआ करती थी। इसके भी वर्तमान में लोकेशन की बात करें तो दरभंगा हो जाएगा, इसके अलावा मधुबनी, इसके अलावा मुजफ्फरपुर। आसपास का भी क्षेत्र, ठीक है, कुछ कुछ शामिल होगा, लेकिन जो बहुतायत रूप में मौजूद है, देख पा रहे हैं यहाँ पे, लगभग मिथिला का क्षेत्र इसमें शामिल है। उसी तरीके से अगर हम लोग मगध महाजनपद की बात करें तो इसमें 2 इम्पोर्टेंट क्षेत्र है, गया का क्षेत्र है और इसके अलावा पटना, ठीक है, गया, पटना और आसपास का क्षेत्र है जो छोटे छोटे लेकिन बड़े रूप में, यही जो वर्तमान में जो डिस्ट्रिक्ट है, यही सारे यहाँ पे मौजूद हैं। मैप में आप देख पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे पटना हो गया, पटना के साथ साथ गया का क्षेत्र हो गया, बीच में जो भी क्षेत्र है, ठीक है, ये सब उस समय आपको देखने के लिए मिल जाएगा मगध साम्राज्य के अंतर्गत, ठीक है। उसी तरीके से हम लोगों ने देखा अभी, ठीक है, मुंगेर और भागलपुर को भी देखा, मुंगेर हो गया भागलपुर का क्षेत्र, यही जो क्षेत्र कहलाता था अंग, अंग, जिसकी राजधानी चंपा हुआ करती थी। इसके अलावा इधर था वैशाली का जो जो क्षेत्र था, जैसे कि वैशाली हो गया, वैशाली में था आपका दरभंगा था, दरभंगा के साथ साथ मधुबनी का क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है, दरभंगा हो गया, मधुबनी का क्षेत्र हो जाएगा, इसके अलावा मुजफ्फरपुर का क्षेत्र हो गया। ये सारे क्षेत्रों को मिला के, ठीक है, बनता था वज्जी संघ, वज्जी संघ, जिसकी राजधानी हुआ करती थी वैशाली। महावीर स्वामी का जन्म किस काल में हुआ था? माने किस कुल में हुआ था, काल में नहीं है, किस कुल में हुआ था? तो देखिए अलग अलग कुल यहाँ पे दिया हुआ है। अगर उनके कुल की बात करें तो यही है जंत्रिका गोत्र, ध्यान रखिएगा, जंत्रिका गोत्र में हुआ था। एक कुलीन परिवार से इनका परिवार संबंध रखता था जो क्षत्रिय राजवंश से बिलोंग करता था, क्षत्रिय राजवंश से बिलोंग करता था। इनका जो जन्म हुआ था पटना में, पटना में ही था, कुंडग्राम के निकट, ठीक है, कुंडग्राम में या फिर कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनको जो कैवल्य की प्राप्ति हुई, कैवल्य मतलब यहाँ पर ज्ञान कह सकते हैं, कि जो ज्ञान की जो प्राप्ति हुई ऋजुपालिका नदी के तट पे, ऋजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे, और इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो गई, अर्थात मोक्ष की जो प्राप्ति हुई इनको पावापुरी, पावापुरी, जो कि वर्तमान में यह राजगीर में स्थित है, वर्तमान में यह राजगीर में स्थित है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के समय राजा कौन था? बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा, अजातशत्रु। यही अजातशत्रु महात्मा बुद्ध की मृत्यु के समय भी था। इसके अलावा जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई पावापुरी में, तो उस समय भी शासक अजातशत्रु ही था। तो दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है अजातशत्रु का नाम। इसी अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगीति भी हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया था, महाकश्यप के द्वारा। और इसी समय देखिए बौद्ध धर्म के 2 सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथ, जैसे कि सुत्त पिटक, इसके अलावा विनय पिटक का यहाँ पे संकलन भी किया गया था। डिमेकस, राजा एंटियोकस द्वारा सीरिया के राजदूत को किस शासक के दरबार में भेजा गया था? सीरिया के शासक के द्वारा किस शासक के दरबार में भेजा गया था? बहुत फेमस नाम है, बिंदुसार के दरबार में, ध्यान रखिएगा, बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था। इस बिंदुसार को अलग अलग ग्रंथों में, जैसे वायु पुराण, इसके अलावा मुद्रासर ग्रंथ में अमित्रोचेटस, सिमसेरी, ठीक है, कई सारे नामों से इस बिंदुसार को जाना जाता है। इसके अलावा एक और नाम है, ध्यान रखिएगा, डायोनेसियस, डायोनेसियस। यह मिस्र के टोलमी द्वितीय के द्वारा भेजा गया था। तो डिमेकस भी आया था और डायोनेसियस भी आया हुआ था, लेकिन डिमेकस को कौन भेजा गया है? तो सीरिया के राजदूत के द्वारा, ध्यान रखिएगा, राजा एंटियोकस द्वारा सीरिया के राजदूत को, ठीक है, ठीक है। और दूसरा है यहाँ पे डायोनेसियस को यहाँ पे भेजा गया है मिस्र के शासक, ठीक है, टोलमी द्वितीय के द्वारा भेजा गया है। तो देखिए डिमेकस और डायोनेसियस दोनों नाम आपको ध्यान रखना है।
किस शिलालेख में अशोक की पहचान मगध के शासक के रूप में की गई है? मगध के शासक के रूप में की गई है। उस अभिलेख का नाम है भाब्रू अभिलेख, ध्यान रखिएगा। भाब्रू शिलालेख में, ठीक है, अशोक को मगध के शासक के रूप में पहचान किया गया है। इसके अलावा अशोक की बात करें तो इसका जो 13वें नंबर का जो शिलालेख है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। इसी अशोक के समय बौद्ध की थर्ड, ठीक है, संगीति, तृतीय संगीति भी यहाँ पे हुई थी। तृतीय संगीति का आयोजन भी हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में कौन नहीं था? इसमें देखिए बारी बारी से, वर रुचि बिल्कुल ये था। यह एक कवि भी था, कवि। इसके अलावा व्याकरण इसको बहुत अच्छा आता था। पनाका नहीं था, गलत होगा। घटकपारा भी था, जो कि एक संस्कृत विद्वान हुआ करता था। इसके अलावा शंकु भी था, जो नीति शास्त्र का विद्वान था। नीति शास्त्र का विद्वान था। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। अगर चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों की बात करें तो इसमें और भी नाम कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे वराह मिहिर के नाम आपको नहीं भूलना है, धन्वंतरी का भी नाम आपको नहीं भूलना है। इसके अलावा अमर सिंह, बेताल भट्ट, कालिदास, ऐसे, ठीक है, 9 जो नवरत्न है, सबको कहीं से भी अटैक कर सकता है, प्रश्न बना सकता है। इसके अलावा अकबर के भी नवरत्नों को आपको एक बार जरूर देखना होगा। अकबर के नवरत्नों में से भी कोई भी प्रश्न बना सकता है। पहला मुगल बादशाह जिसने पटना में शपथ ली, ध्यान रखिएगा, शपथ ली, ठीक है, शपथ ग्रहण उसने लिया, उसका नाम है यहाँ पे फर्रुखशहर। बहुत इंपॉर्टेंट शासक है फर्रुखशहर, ठीक है। तो फर्रुखशहर के विषय में थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे जानने का प्रयास करें कि 1717 में इसी के द्वारा शाही फरमान दिया गया था अंग्रेज़ों को, जिसको मैग्ना कार्टा भी बोला गया। बहुत ही इसने, ठीक है, 2 गलतियाँ किया इसने। एक तो पूरे भारत में, अर्थात मुगल साम्राज्य में, कहीं भी अंग्रेज़ों को व्यापार करने की, ट्रेड करने की अनुमति दे दी, और दूसरा अंग्रेज़ों के द्वारा ढाले गए सिक्कों को अपने क्षेत्रों में चलाने की अनुमति दे दी। सोचिए, मुद्रा को चलाने की अनुमति दे दी। बड़ी तेज़ी से अंग्रेज सब यहीं से मुद्रा छापना शुरू कर दिया। 1857 में बाबू कुंवर सिंह और नाना साहब ने मिलकर किस स्थान पर ब्रिटिश सेना को हराया था? दोनों ने मिलकर हराया था। उस जगह का नाम है आजमगढ़। आजमगढ़ में यहाँ पे हराया गया था। माना जाता है कि बाबू कुंवर सिंह के पास लगभग 4000 की सेना, ठीक है, 4 के लगभग 4000 की सेना यहाँ पे मौजूद थी। लगभग 1 जुलाई 1857 को अगर देखा जाए, 1 जुलाई 1857 को, तो आरा जैसे जगहों पे इन्होंने सफल अभियान किया हुआ था। इसके अलावा इनके द्वारा लास्ट जो इनका, जो कह सकते हैं कि जो अभियान था, जगदीशपुर किले में, जगदीशपुर किले में, जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा कंट्रोल किया गया था, उसी किले में यूनियन जैक नामक झंडा भी फहराया गया था। तो कुंवर सिंह गए, किले में चढ़ के उस झंडे को उखाड़ फेंका, और माना जाता है किसी के बाद से वे, ठीक है, लौट रहे थे और रास्ते में फिर उनकी, ठीक है, यहाँ पे मृत्यु हो गई। 26 अप्रैल 1858 को माना जाता है कि उनकी मृत्यु हो गई। तो ये डेट भी याद रखिएगा, कहीं से भी प्रश्न बना सकता है। इनके छोटे भाई का भी नाम रखिएगा, ठीक है, अमर सिंह। अमर सिंह। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के सक्रिय क्रांतिकारी नेता कौन थे? सक्रिय क्रांतिकारी नेता कौन थे? इसमें प्रमुख नाम है जैसे कि उपेंद्र नारायण झा आज़ाद हैं, प्रफुल्ल चाकी, ये भी थे। इसके अलावा, ठीक है, अगर और भी कुछ नेताओं की बात करें तो देखिए कि सहजानंद सरस्वती का नाम आ जाएगा, जेपी का नाम आ जाएगा, जयप्रकाश नारायण, बैकुंठ शुक्ल का नाम आएगा, बैकुंठ शुक्ल, अनुराग नारायण सिंह, मौलाना मजहूर हल, ठीक है। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं जो बिहार के क्रांतिकारियों से संबंधित है। तो बीपीएससी यहाँ से प्रश्न बना ही सकता है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए और सी, अर्थात उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर, कमेंट आप लोग नहीं लिखे, अपना फीडबैक देते रहें, और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है या फिर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन को बढ़ाया जाए, ऐसे कमेंट आप लोग नीचे करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, इस सीरीज़ को कंटिन्यू रूप से आप लोगों को प्रोवाइड कराती जाए।